नमस्कार सभी को। आज के प्रकृति सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं प्रकृति परीक्षण को लेकर। प्रकृति परीक्षण आमतौर पर जैसे हम लोग केवल फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं उसको फिर भूल जाते हैं, बट आज मैं आपको थोड़ा इसका प्राइमरी तरीका बताती हूँ। सबसे पहले तो जैसे इसके 5 क्लास होंगे और इस 5 वैसे तो जिस प्रकार से मैं प्रकृति परीक्षण को पढ़ाती हूँ, मुझे याद है ज्ञानेंद्र सर ने भी पिछली बार 10-12 लेक्चर्स हमने प्रकृति परीक्षण के किए थे और मैंने अभी इसका ऑफलाइन क्लास या ऑफलाइन वर्कशॉप भी मैं कंडक्ट कर रही हूँ, तो इसमें मैंने करीब करीब 6 से 8 घंटे तक केवल प्रकृति परीक्षण को पढ़ाया है। बट आज जैसे हमारे पास समय की कमी हो या इसको एक शॉर्ट रूप में आप अपने क्लिनिक्स में क्लिनिकली हाउ आप इसको कैसे ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिवली अप्लाई कर सकते हैं और इसको क्यों पढ़ना है, क्या जरूरत है आपके हर पेशेंट में, आपके हर फैमिली मेंबर्स को इस प्रकृति परीक्षण की क्या आवश्यकता है, इसी को लेकर ये सत्र मैं आगे कंडक्ट करूंगी। और मुझे आपको बस ये कहना है कि जो भी मैं आपको रोज बताऊंगी, कुछ मैं नोट शेयर करूंगी, जैसे प्रकृति परीक्षण का प्रोफार्मा मैं शेयर करूंगी, उसको आप अगर अपने आप से तैयार करके लाते हैं तो हमारा समय भी बचेगा और आपको अच्छे से पढ़ने में भी इसमें मतलब मजा भी आएगा, क्योंकि इतना कम समय में हम लोग इतना ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, बट फिर भी जैसे जितना हमसे हो पाता है, जितनी हम अच्छे से इसको कंडक्ट कर सकते हैं, इसको उतने अच्छे से हम लोग कंडक्ट जरूर करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जस्ट एक आपको प्राइमरी लेवल पर बताना चाहती हूँ। प्रकृति आयुर्वेद में आचार्य चरक ने और सभी आचार्यों ने इसका वर्णन किया है। शुक्र शोणित संयोगे यो भवेत दोष उत्कटः प्रकृति जायते तेन है। शुक्र शोणित संयोग के समय जो दोष उत्कट होते हैं, यानी जैसे शुक्र में भी और शोणित में भी, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि आप हम बोलते हैं ये बच्चा माँ पर गया है, इसका चेहरा पिता पर गया, इसके बाल ऐसे है, इसका नाक नक्श ऐसा है, इसके ये गुण उसके दादी पर गए, इसका ये गुण नानी पर गए, ऐसे ऐसे करके हम लोग घर में चर्चा करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सारे गुण हैं, ये जो हमारा दिखना है, हमारा स्वभाव है, हमारी पर्सनैलिटी है, हमारा बर्ताव है, ये सारा हमारे आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से इशारा करते हैं आपके जीनोमिक स्ट्रक्चर या आपके बॉडी के शरीर के दोषों की तरफ, यानी शरीर में जिस दोष की प्रधानता हो उस दोष के साथ ही आपका ये बर्ताव जुड़ा होता है। जैसे किसी किसी को बहुत ज्यादा रिएक्शन देने की आदत होती है, कोई बहुत झगड़ालू होता है, कोई बहुत निद्रालु होता है। हर एक व्यक्ति, आपके घर में जितने भी मेंबर्स है, उन सभी का स्वभाव अलग है। हम स्वभाव की बात करेंगे तो आयुर्वेद में इसी स्वभाव को प्रकृति ये नाम दिया गया है। आज मेरा मानना है कि प्रकृति को लेकर बड़ा ही अट्रैक्शन है दुनिया में, लोग इसकी तरफ बहुत ही ज्यादा आकृष्ट हो रहे हैं। क्यों आकृष्ट हो रहे हैं? बिकॉज हर कोई चाहता है कि मैं कहीं जाऊं तो मेरे लिए, मेरी पर्सनालिटी को लेकर, मेरे जैसे, मेरे हिसाब से मुझे खाना मिले, मुझे कपड़ा मिले, मुझे सोना मिले, मुझे दवाइयां मिले। सो एवरीवन इज लुकिंग फॉर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। तो इस पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की बात आती है। हर कोई इंडिविजुअल को अपना हक चाहिए, अपने दोषों के अनुसार सब कुछ जो चाहिए, इट इज कॉल्ड एज पर्सनलाइज्ड एस्पेक्ट। So Prakriti concept can be considered as per the genomic viewpoint. Prakriti has a genetic association. Human population can be classified based on phenotype characters. प्रकृति की बात आती है तो there are two terms, phenotype and genotype. Phenotype यानी आपके फिजिकल कैरेक्टर्स एंड जीनोटाइप यानी आपका जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक स्ट्रक्चर्स। जेनेटिक को लेकर काफी आयुजीनोमिक्स, न्यूट्रोजीनोमिक्स, आयुजीनोमिक्स यानी जेनेटिक्स एंड आयुर्वेदा, न्यूट्रोजीनोमिक्स यानी न्यूट्रिशन, डाइट एंड जेनेटिक मेकअप। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका जेनेटिक मेकअप यानी आपके जीन्स, आपके डीएनए, अनुरचनात्मक जो भी है, तो अनु रेणु की रचना ये दोषों से जुड़ी है, यानी अनु रेणु को देखकर आपको दोषों का ये होना चाहिए, यानी ये ऐसा स्ट्रक्चर है किसी व्यक्ति के जीन्स का, ये ऐसा लक्षण है या जीन्स इस प्रकार से स्ट्रक्चर में है, तो इसमें कौन सी दोषों की अधिकता है। साइंटिस्ट या इसके ऊपर स्टडी चल रही है, बट मुझे लगता है मेरा ये सिंपल सा फंडा है कि वो तो रिसर्च होता रहना चाहिए, बट हमें हमें अपने अंदाज से प्रकृति को समझना है। और आप जितना इसको बदलाव
अपनी जिंदगी में ला सकते हैं तो आप प्रकृति के साथ ही ला सकते हैं। मैंने खुद से अपने आप में बहुत सारा बदलाव लाया है और कई सारे लोगों में भी परिवर्तन करवाया है। हालांकि हमारी किताबों में लिखा हुआ है प्रकृति बदलती नहीं, हाँ मैं भी मानती हूँ प्रकृति बदलती नहीं है, बट कुछ हमारे लक्षण, हमारे स्वभाव में तो थोड़ा बहुत बदलाव तो होता ही है। कुछ हमारे शरीर के जो भी हाव भाव है, हमारे कुछ कैरेक्टर्स है जो बदलते भी है। जैसे आप त्वचा की बात करेंगे, त्वचा का कलर तो बदलता है, तो हम बोलते हैं कि प्रकृति बदलती नहीं। हाँ ठीक है, प्रकृति बदलती नहीं, यानी इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में शुक्र शोणित का जो संगठन है बेसिक, वो नहीं बदलेगा ना। आप थोड़ी आपके शरीर को विघटित करेंगे और नहीं नहीं मुझे वात नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा पित्त दे दो, मुझे थोड़ा कफ चाहिए, ऐसे तो नहीं हो सकता है। अगर ये होता है तो इसका मतलब आप मृत्यु के नजदीक है। इसीलिए कहा जाता है आमतौर पर कि प्रकृति कभी बदलती नहीं है। प्र refers to before, beginning, and that means the source of origin, and kriti means reaction, creation or to do, and whole prakriti means the action। और जैसे हम लोग इसको देखेंगे द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द बीइंग, यानी किसी व्यक्ति का ओरिजिनल फॉर्म। हम बोलते हैं ना कि नहीं नहीं मेरा स्वभाव ऐसा नहीं, मैं घर में अलग हूँ बाहर अलग हूँ। आप घर में अलग हो बाहर अलग हो, हर व्यक्ति हर जगह पे अलग अलग बर्ताव करता है, सामने वाले व्यक्ति को देखकर अलग अलग बर्ताव आता है ना। हम हमेशा देखते हैं कि कोई बड़ा व्यक्ति आ जाता है तो हम लोग एकदम शांत और हाल मतलब अच्छी अदब से उससे बात करते हैं, और कोई ऐसे ही हमारे एज से या हमसे छोटा व्यक्ति सामने आता है तो हम लोग उसको अरे तुरे में मतलब ऐसे ही इसमें बात कर लेते हैं। तो ये बदलाव क्यों आता है? बिल्कुल। तो ओरिजिनल फॉर्म आपका जो है इसी को आप प्रकृति कहेंगे। प्रकृति कैन बी कोरिलेटेड विथ फिनोटाइप व्यू। इसमें मैंने थोड़ा सा जो भी दिया है, द कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन यानी प्रिडिक्टिव, प्रिवेंटिव and personalized medicine concerning Prakriti has been acknowledged in the current scenario. Our approach would shift from generalized, हम लोग क्या कहते हैं ना, मतलब मेरा ये अनुमान है, जैसे मैं आई एम नॉट कमेंटिंग और आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, बट आमतौर पर होता क्या है कि हमारे पास कोई रुग्ण आता है तो हम लोग अभिपत्तिकर चूर्ण सभी के लिए लिख देते हैं, हम लोग एरंड चूर्ण एरंड तेल सभी के लिए लिख देते हैं, हम लोग तिल तेल का बस्ती सभी के लिए दे देते हैं। बट क्या सच में हमने कभी सोचा है कि, ये तो सिंपल से एग्जांपल से है, बट जब भी बड़ी बड़ी मेडिसिन की बात आती है तो कभी किसी वैद्य ने, मुझे मुझे लगता है कि बहुत कम वैद्य ऐसे होंगे जो ये सोचते हैं कि इसमें इसका स्वभाव, इसके गुण क्या है, और इसके इस प्रकृति के अनुसार ही हमें डोज मात्रा, इसका कोष्ठ, ये सब कुछ देखकर ही इस मात्रा या औषधियों का चुनाव करना है। आई थिंक बहुत कम लोग होते कि इस प्रकार से सोचते हैं। बट मेरा आपको यही निवेदन है, आई अपील टू ईच एंड एवरीवन कि आप सबसे पहले तो प्रकृति परीक्षण करिएगा और उसी के बाद जाकर आपको जो भी दवाई या मेडिसिन देने हैं वो आप दे दीजिएगा। Several researchers done and attempted to identify the genetic variations that are responsible for the susceptibility to diseases as well as the variation in response to drugs, diet and other therapies. Different traits यानी प्रकृति यानी different traits, अलग अलग traits. Assessment evaluates the dominance of each dosha and plays a prime role in diagnosis, prognosis and therapeutics. Prakriti of an individual not only depends upon the dominant of dosha, but it also depends upon the shukra, shonita, और फिर काल, आहार, बिहेवियर ऑफ मदर, नेचर ऑफ गर्भाशय, पंच महाभूत एंड सो ऑन। इसमें जो प्रकृति निर्मापक भाव है वो काफी, जैसे हम शुक्र शोणित या गर्भ के हेतु ऋतु क्षेत्र बीज अम्बु की बात करते, इसी प्रकार से कोई व्यक्ति का निर्माण उस माता पिता के कई सारे भावों पर भी डिपेंड करता है। इवन मैं तो कहूंगी भले ही हम डेफिनेशन पढ़ते हैं शुक्र शोणित संयोग के समय जो दोष की स्थिति है, बट आगे 9 मंथ तक जो माता का बिहेवियर है, पिता का बिहेवियर है, और सारे जो भी भाव है, अगर कोई महिला पूरे 9 मंथ तक चिंतित है, व्यथित है, किसी व्याधि से ग्रसित है, तो क्या उस बच्चे का रज प्राबल्य नहीं होगा? क्या उस बच्चे में आपको सत्वगुण की कमी नहीं दिखेगी? यानी रज का डोमिनेंस नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इसी प्रकार से मुझे लगता है कि हमें आगे का भी सोचना है, यानी आगे 9 मंथ तक जो भी सारी उसकी जीवन शैली होगी उसका भी परिणाम निश्चित रूप से उस व्यक्ति के प्रकृति पर होता ही है। यहाँ पर मैंने कुछ इमेजेस दिए हैं, आप सभी बताइए कि ये इमेजेस व्हाट दे इंडिकेट, क्या इंडिकेट करती है? डॉक्टर वैशाली मैम आप वीडियो ऑन कर सकती है तो ज्यादा बेटर रहेगा। संपदा जी
शशि जी, ज्ञानेंद्र सर जी, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सर बोलिए, इमेजेस क्या बताती है? एनी गेसेस? मैम फर्स्ट फर्स्ट इमेज, हाँ, फर्स्ट इमेज बताइए वैशाली। yeah, it shows some stress between husband and wife, ma'am. I mean Yeah. quarreling. Yes, anger is there. Okay. Yeah. और second one? Second is Second happy. I one, mean Happy। और थर्ड वन? third one is stress. worried. और कुछ? नॉट ओनली स्ट्रेस, और कुछ है क्या? Worried and second is that is harmony is there and first में कोई वो नहीं है, दूसरे पर blame है, तो उस हिसाब से प्रकृति का भी निर्धारण होगा। हम्म। आप थोड़ा सा बताइए शशि जी, लाइक व्हाट यू फील अबाउट योर जैसे पार्टनर, फर्स्ट केस में है कि व्हाट यू फील अबाउट योर स्पाउस? दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो एक तो रजगुण की बहुत ज्यादा वृद्धि होगी, एंगर बहुत ज्यादा होगा, जो बच्चा पैदा होगा उसमें भी प्रकृति बहुत होगी, वो भी बहुत अंदर मतलब माफ करने की कैपेबिलिटीज नहीं होंगी। तो और इस तरह का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं उसका मन बहुत ज्यादा चंचल होगा। तो बिल्कुल बिल्कुल। एंड मतलब सेकेंड वन इज? सेकंड हार्मनी में है, दोनों हैप्पी हैं, तो जो बच्चा बहुत शांत स्थिर प्रसन्नचित होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग अच्छी है दोनों में। और हाँ, थर्ड वन संपदा जी? थर्ड वन में क्या है कि वो वरिड है, फोन पर बात कर रहे किसी से, मतलब लोग उसके पीछे कुछ बातें कर रहे हैं, तो उस तरह का सोच है, ख्याल की पता नहीं मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, तो एक तरीके से दुविधा वाली स्थिति नजर आ रही है, जो उसके आईज का एक्सप्रेशन बनाया हुआ है डायग्राम में, तो उस हिसाब से अच्छा। तो ऐसा इंसान बहुत परेशान रहता है, तो yes, बच्चा भी जो पैदा और होगा कुछ बहुत गेसेस? यस, सोचेगा। आपने दो, पहले दो तो काफी हद तक करेक्ट ही है। पहला जो है ये एक प्रकार से क्रोध, एंगर और एक दूसरे पर आरोप करते जा रहे, तो निश्चित रूप से मेरा यही मानना है कि जो कपल्स होते हैं, जो मैरिजेस होते हैं, इनमें भी अगर हम लोग एक दूसरे की प्रकृति को समझ ले, तो मुझे लगता है कि आपका हर किसी का जो पारिवारिक जीवन है वो काफी सफलता की तरफ जा सकता है। इसमें जो झगड़े हैं, अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे पति का स्वभाव ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी ही करेगी, तो ये बेटर होता है। मतलब आपका जीवन सुखकर होगा अगर आप इस प्रकार से चुनते हैं। इसके ऊपर मैंने एक पीएचडी का थीसिस भी देखा है, जिसमें कि कौन से वात पित्त कफ प्रकृति में किस प्रकार के पति पत्नी होते हैं, तो किस प्रकार का माहौल वहां पे हो सकता है, और कितना सक्सेसफुल उनका लाइफ हो सकता है। इवन नॉट ओनली द मैरिड लाइफ, इवन दो यूर करियर, आपके सक्सेसफुल जीवन के रहस्य के पीछे भी आपकी प्रकृति हो सकती है। दूसरा, जैसे आपने बताया, हार्मोनी, यानी दोनों में एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग है, एडजस्टमेंट्स है, दोनों को एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं है, दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम आदर भावना है। तीसरा जो आपने बताया कुछ, जैसे कि वरीड है, फोन पर बात, ये तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरी इमेज बताती है कि जो वहां पे चल रहा है एक सीन, कोई वहां पे फोन पर बात कर रहा है, लेकिन उसकी आंखें देखिए, उसकी आंखों में संशय है, डाउट है कुछ, तो लाइक वहां पे उन्होंने झगड़ा देख लिया, जो दोनों चार दोस्तों को देख लिया, और वो फोन पर किसी को बता रहा है कुछ ऐसे ही। तो ये क्या है? इट इज लाइक कि वात प्रकृति के व्यक्ति में हमेशा से डाउटफुल नेचर, पति पत्नी हो या जो भी, वात प्रकृति का व्यक्ति हर किसी पर डाउट लेगा, संशय, तनाव, स्ट्रेस और झगड़े, दंगा फसाद, जो भी है सारा बवाल वात प्रकृति के साथ देखा जाता है। और ये कभी भी इसी उनके स्वभाव के कारण अपने पर्सनल लाइफ में, अपने पर्सनल रिलेशंस को लेकर भी हमेशा से इनका बर्ताव ऐसा ही होता है। आपका बॉस अगर वात प्रकृति का हो, सॉरी फॉर दैट, बट अगर आपका बॉस अगर वात प्रकृति का हो, तो वो आपसे कभी प्रसन्न नहीं होगा, आप कितना भी खुश करिएगा, बट फिर भी वो संशय लेगा, आपने कैसे किया, क्या किया, क्यों किया, मतलब हर चीज में डाउट डाउट एंड डाउट। और इसी डाउट के कारण अपनों के साथ भी उनका रिलेशन खराब होता है। हर जगह पर जाकर ये व्यक्ति कहीं ना कोई कुछ ना कुछ बवाल जरूर खड़ा कर देता है। तो इसीलिए मैंने ये इमेजेस यहाँ पे ली है कि आपकी प्रकृति आपके हर प्रकार के व्यक्तित्व के लिए इम्पोर्टेंट है, या उसके लिए जिम्मेदार आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये लिया था कि आपका मैरिज किस प्रकार से आपके इसके साथ प्रभावित होता है। चलिए अभी एक थोड़ा सा और इंटरेस्ट डेवलप करते हैं इस सत्र में। अभी एक मैंने एग्जांपल दिया है, योर पार्टनर स्पॉइल्स यू विथ अनकंडीशनल लव।
बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, नेवर नोज बाउंड्रीज और बॉर्डर्स, कभी कुछ इसका बॉर्डर नहीं होगा, बाउंड्री नहीं होगी, दे विल जंप विथ यू इनटू एनीथिंग यू आस्क फॉर, यानी आपके हर इसमें, आप शॉपिंग जाना है, बाहर जाना है, घूमने, जो भी आपकी मुरादें हैं उन सभी को वो पूरी करेंगे। फ्रीक्वेंट टेक्स्ट कॉल्स मीटअप्स, आपको मतलब अगर आप एंगेज हुए हैं, आप लव में हैं या जो भी है, बट फिर भी आपको हमेशा से मतलब उनको अच्छे से रिलेशन में रखेंगे, कॉल करेंगे, फोन करेंगे, खाना खाया क्या, और फिर ठीक है क्या तबीयत, बार बार आपको मिलेंगे, कहीं ले जाएंगे। ऑन द डाउन साइड इन दोशिक स्टेट योर पार्टनर गोज कोल्ड सडन, indulge them into nature connecting activities to lower their erratic air and ether. So बताइए ये कौन से प्रकृति का पार्टनर हो सकता Of प्रकृति। है? और कोई? संपदा जी, डॉक्टर वैशाली। क्यों सर, कफ प्रकृति क्यों? कफ वाले तो बड़े आलसी होते हैं। कफ वालों के अंदर एक चीज अच्छाई होती है कि कफ के गुण में अगर हम पढ़ें तो वहां पर होता है माफ करने की जो क्षमता होती है वो कफ प्रकृति वालों में ही होती है। ये तो थोड़ा सा अलग टाइप का है, मतलब आपके साथ हर जगह वो करे तो बहुत एक्टिविटी दिख रही है इसमें, तो एक्टिवली पार्टिसिपेट तो नहीं कर पाते हैं, कप वाले आलसी तरह एक जगह बैठे रहते हैं। हालांकि आपकी और सारी चीजें अच्छी होती हैं, और ये जो है इधर उधर का है कि सडन मूड स्विंग वगैरह होना, ये तो वात प्रकृति वालों का है। ठीक है, क्षणिक चलिए और एक आगे क्षणिक वाला एग्जांपल हिसाब देती किताब हूँ। है। Loves to stay in control of the relationship. Sometimes you can see that everything is about them in your relationship. You can हाँ मैडम, ये पित्त प्रकृति लग रहा है, और साथ में emotions साथ, for you in साथ every effort they take to show love. Your partner will need a lot of my time and personal space to keep things balanced between you. बताइए। A perfect homemaker for a prosperous living partner will gladly include you in their daily routines. They display old-fashioned gentleman gestures like opening doors, holding the hands, and kissing on the forehead. But their dochic side lacks the stimulating interest in you. Have solid patience. Now tell me कि तीनों में आपको कौन सा वात का लग रहा है, कौन सा पित्त का लग रहा है और कौन सा कफ का? लिटिल संपदा बिट जी सोचिए, मैम कंफ्यूज बोलिए। एक्चुअली। अगर मैं बोलिए। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सोचूं तब तो समझ में आ जाएंगी, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से मुझे नहीं समझ आ रही है। इसमें वात प्रकृति तो कोई नहीं नजर आ रहा मैडम। है सर, बताइए तो। है तो यस सर, वो मैं आगे आपको मतलब पूरा एक सेशन लूंगी ना, उसमें मैं जरूर बताऊंगी डिटेल्स में। और कोई किसी को ये करना है, गेसेस करना है तो संपदा जी, वैशाली जी बोलिए फटाफट। सेकंड वाला तो मैडम पित्त प्रकृति लग रहा है। और थर्ड में सर? कंडीशनल लव पित्त प्रकृति वालों का है। The देखते first one, as he अरे has आप solid बताओ। patient, यस मैम, यस वैशाली, डॉक्टर वैशाली प्लीज। might be Kapha Prakriti, ma'am, because he फर्स्ट has वन solid patient. एंड सेकेंड वन? Might भी be हो सकता है मैडम, फर्स्ट वन ही प्रकृति वो वात प्रकृति हो सकता है, सेकंड तो पित्त है, और थर्ड जो सर है। वात प्रकृति का व्यक्ति कभी भी नहीं, ठीक है ठीक है, अभी आप बताइए बताइए बताइए, आपकी तरफ से बताइए। इसमें सडन मूड चेंज जो है उसका, सडनली गो, सडनली, तो सडन चेंज तो वात प्रकृति में ही हो सकता है। बट यस। जो अनकंडीशनल लव नेवर नोज बाउंड्रीज एंड बॉर्डर्स, जंप विद यू एनीथिंग यू आस्क फॉर, बट वात प्रकृति वाला इतना कंप्रोमाइजिंग नहीं हो सकता। यस। और गेसेस बिल्कुल। फर्स्ट वाला कंफ्यूजिंग है मैडम। फर्स्ट वाला क्यों कंफ्यूजिंग है सर? देखिए, ओल्ड फैशन्ड जेंटलमैन गेस्चर्स, नहीं कफ नहीं, वो प्रकृति। नहीं मैडम, जो अब वाली स्लाइड में जो सेकंड है वो अच्छा कंफ्यूजिंग है। अच्छा, योर पार्टनर स्पॉइल्स यू विथ अनकंड। देखिए सर, वात का कैसा है ना, मतलब वायु रजगुण के साथ है, वात के लोग जल्दी प्यार में पड़ जाते हैं और दीवाने बन जाते हैं किसी के भी पीछे, और फिर जल्दी उनका मतलब उबन भी आती है और जल्दी उसके दूर साथ मतलब दूर भी चले जाते हैं। और वो जब प्यार में पागल हो जाते हैं या
दे डोंट नो द बाउंड्रीज एंड बॉर्डर्स। आपके लिए कुछ भी करने को तैयार होते। एक लेवल होता है वात प्रकृति के पार का, कि उस समय पे वो आपके लिए जान भी देने के लिए तैयार होता है। दूसरी बाजू उनकी होती है कि वो फिर आपके साथ झगड़ा करके चले जाएंगे तो बिल्कुल फिर बाद में आएंगे। फ्रीक्वेंट टेक्स्ट, कॉल्स एंड मीटअप्स, दे आर वेरी ईगर ड्यू टू द रजगुण। रजगुण के कारण उनमें ईगरनेस बहुत है, हमेशा बातें करना, फोन करना, पूछना, मीटअप्स करना, चैटिंग करना, जो भी है, मतलब वो उनमें बहुत ही ज्यादा ईगरनेस होती है। ऑन द डाउन साइड इन द दोषिक स्टेट, और हम एकदम अचानक से ठंडे हो जाएंगे। और देखिए इसमें दे आर नेचर कनेक्टिंग एक्टिविटीज टू लोअर देयर इरेटिक एयर एंड इथर। वायु और आकाश, यानी जो मैं पढ़ रही हूँ ये वात प्रकृति वाला है। द फर्स्ट वन, ओल्ड फैशन जेंटलमैन। कफ प्रकृति डोंट वांट टू चेंज, और कफ प्रकृति माइल्ड नेचर की है। अगर पत्नी ऑफिस से आती है तो फिर वो सोचेंगे अरे पत्नी थक कर आ रही है तो चाय रख दो, फिर आते ही चाय पियेंगे तो ठीक होगी, फिर उसको बोलेंगे खाना खा लो, आराम करो, ये करो। मतलब वो थोड़े से, मतलब ज्यादा ये नहीं है, दे आर नॉट मच ईगर, बट जहाँ पे जरूरत है वहां पे सपोर्ट करना ये कफ प्रकृति के निशानी है। बट वो लाइक इंटरेस्ट, या आपको गिफ्ट देकर खुश करना, आपके साथ चैटिंग करना, बार बार फोन करना, ये करना, वो दिखावा नहीं करेंगे। बट जब जरूरत है प्यार की सच में, वहां पे वो आपका मतलब आपको सपोर्ट एंड प्यार जरूर करेंगे। थर्ड वन, इन कंट्रोल ऑफ रिलेशनशिप। बहुत ज्यादा, मतलब थोड़ा स्पेस रखेंगे कि नहीं भाई ठीक है, तू तेरा ये काम है तू कर ले, और मतलब हम लोग फिर मिलेंगे। मतलब एक अलग तरीके का स्पेस उनको उनको खुद को भी चाहिए, और वो दूसरों को भी स्पेस देना पसंद करते हैं। वात प्रकृति वाले स्पेस के बारे में जानते ही नहीं, वो तो हमेशा पीछे पड़े रहेंगे, एक लेवल तक दिन भर पीछे पड़े रहेंगे, और फिर रात को गायब हो जाएंगे तो गायब भी हो जाएंगे, फिर वो फोन भी नहीं करेंगे। ऐसा मतलब इरिलेवेंट एंड क्या बोलेंगे हम इसको कि मतलब कोई कंटिन्यूटी नहीं है। इस प्रकार से असातत्य की तरफ से उनका ये बर्ताव रहता है। तो ये बहुत ही काफी एक अलग टॉपिक है, मैरिजेस एंड दोषिक स्टेटस। बट मुझे लगता है कि हमें इस पर बहुत ही ज्यादा रिसर्चेस करने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। तो एक क्लास में मैं आपको इस पर भी ज्यादा कुछ बताऊंगी। चलिए इसमें और अभी थोड़ा सा, यानी फर्स्ट इज वात कफ था, दूसरा वात था, तीसरा पित्त था। यस ओके। मैम। सर आप क्या करते, व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइज डू यू फॉलो? वैशाली योग, संपदा जी, बोलिए बोलिए। योगासन, हम्म वॉक, हम्म प्राणायाम। ओके। आप अपने पेशेंट्स को यूजुअली कैसे एक्सरसाइज बताते हैं? व्हाट यू डू प्रीफर फॉर योर पेशेंट्स अकॉर्डिंगली, लाइक फॉर डिफरेंट केसेस? योगिक एक्सरसाइजेज एंड इफ सभी को दे योगिक कैन, एक्सरसाइजेस, सभी को योगिक? हाँ अलग अलग बताएंगे ना उनको, फिर हम्म उनकी प्रकृति के हिसाब से। और फिर जिनको कफ दोष है उनको हम लोग वॉक बताते हैं कि आप वॉक कीजिए। हम्म और जो बिल्कुल ही आलसी हैं, जो कुछ ही नहीं करना चाहते, तो उनको फिर कहते हैं प्राणायाम ही कर लो बैठे बैठे। ओके। और कोई डॉक्टर्स, वैशाली जी, और आप कोई इसमें बताती है? मैंने ये लिया है क्योंकि देखिए आज, एक्सरसाइजेस तो सबके लिए डिफरेंट होती हैं, बट अगर कोई बिल्कुल ही आलसी है तो फिर वो फिर हाँ उनके नेचर के हिसाब से फिर बताना पड़ता है ना कि वो टाइम निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं। बिल्कुल मोस्ट ऑफ द बिल्कुल। टाइम पेशेंट्स का तो ये होता है हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमारे पास टाइम ही नहीं है। सर तो फिर भी उनको तो, फिर योगा। ये सर फिर आपको ऐसे नहीं लगता कि लाइक डायबिटीज का केस पेशेंट है, डायबिटीज के आपके पास रोज एक दो पेशेंट आते, कभी किसी की उनको तो प्रकृति स्ट्रिक्टली बात कफ बताते कर। हैं हम कि आपको 1 घंटे की वॉक चाहिए चाहिए। उनको सर तो आप वात स्ट्रिक्टली प्रकृति बोलते को हैं भी अब। 1 घंटे की वॉक एडवाइस करेंगे? और इज इट करेक्ट? वा, नहीं, बात वाले को तो नहीं बोलेंगे, बात वाले को तो हम कम बोलेंगे। और कफ वाले को जरूर बोलेंगे कि 1 घंटे की करेगा। अच्छा, पित्त ओके वाले को इन बिटवीन बोलेंगे कहीं। ओके। तो कुछ स्पेसिफिक आपने सोच के, ऐसे आपके पास कोई चार्ट है कि नहीं, ये मतलब वात प्रकृति के लिए मैं ये बोलूंगा पेशेंट्स को, पित्त के लिए मैं ये बोलूंगा, कफ के लिए मैं ये बोलूंगा? डॉक्टर वैशाली, फ्रॉम योर साइड प्लीज।
मैम आसन वाले पार्ट पर तो कम है, लेकिन प्राणायाम वाले पार्ट पर या जैसे कपालभाति वगैरह करना है या भस्त्रिका करनी है या चंद्रवेदी सूर्यवेदी प्राणायाम करना है तो वहां पर क्लियर कट डिमार्केशंस की जा सकती है। बट जो जैसे यम नियम आसन आता है तो आसन के केस में एक्चुअल में ऑथेंटिक योगा को देखेंगे, जैसे स्वामी सत्यानंद सरस्वती के बुक में डिस्क्राइब है, तो वहां पर फर्स्ट चीज एंटी रोमेटिक ग्रुप है, So I'm फिर asking एब्डोमिनल। about the diseases, different patients and exercises. Do you prefer or do you call or do you advise according to the doshic nature? और एक्चुअली करना मेजॉरिटी चाहिए क्या? क्योंकि देखिए व्यायाम का सिंपल सा मतलब होता है दोषों का क्षय करना और अग्नि की वृद्धि करना है। अब ऐसे तो प्रकृति के हिसाब से वो कम देखा जाता है, नॉर्मली ये है कि पेशेंट को क्या तकलीफ है, तो जब हाँ, योग करते हैं yes, तो योग कर वो तो ठीक है, बट क्या फिर होता भी है कि आप योगी हैं कि आप हाँ, सोचते हैं कि आप रोगी हैं, तो उसके हिसाब से आप रोग को ही डिफाइन कर लेंगे, भाई कौन सा है, वातिक बीमारी है, पित्तज है कि कफज है, उसके हिसाब से फिर बताते हैं। ओके। तो और ये चीजें कोई होती हैं। मैडम पूछ रही हैं आप रोगी की प्रकृति के हिसाब से एक्सरसाइजेज बताते हैं या रोग के हिसाब से, दोष के हिसाब से? नॉर्मली रोग या दोष के हिसाब से ज्यादा होता है सर। हाँ, करते तो हम नॉर्मली वही हैं, लेकिन आज का टॉपिक जो मैडम पढ़ा रही हैं प्रकृति, तो मैडम का स्ट्रेस रहिए, मेरे ख्याल से तो यही रहेगा कि आप प्रकृति को भी ध्यान रखिए। तब देखिए, आपका भी विचार एकदम बिल्कुल बराबर ही है, क्योंकि हम लोग जब रोगी आता है तो हम लोगों को पहले रोग को दूर करना है, उसके दोषिक बैलेंस को इम्प्रूव करना है, इम्बैलेंस को इम्प्रूव करना होता है। बट आमतौर पर जैसे मैं हूँ, आप है, और कोई स्वस्थ व्यक्ति है, तो उन सभी को भी भागना चाहिए, चलना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए। उसके कुछ नियम नहीं चाहिए क्या कि आप ऐसे ही व्यायाम करो, पित्त का आप ऐसे व्यायाम करो, कफ के लिए आप ऐसे व्यायाम करो? दीज आर द सेलिब्रिटीज, ये सेलिब्रिटीज है जो एक्सरसाइज और जिम के साथ उनका डेथ हुआ है। अभी अभी सडनली न्यूज आई थी कि गरबा के बाद नेक्स्ट डे 10 लोगों को हार्ट अटैक आया। सो व्हाट आर दीज इंडिकेशंस? दे इंडिकेट दैट आयुर्वेद में बताया है अर्धशक्ति व्यायाम, तो उसको हम लोग तो समझ लेते हैं कि व्यायाम को ज्यादा नहीं करना है, जब घाम आ जाए 5-10 मिनट हो जाए तो बंद करें वगैरह वगैरह, इट्स ओके। बट यहाँ पे मैं आपको ये पढ़ाने वाली हूँ, आपको मैं एक पूरा नोट्स इसका दूंगी जिसमें पूरे वात के लिए, पित्त के लिए, कफ के लिए आपको क्या सजेशंस है, कैसे उनको करना चाहिए। क्योंकि आज मेरे पास कई सारे ऐसे रुग्ण भी है जो अभी अभी मैंने मतलब 2-4 ऐसे लोगों को देखा है कि जो 10 साल से काफी अच्छे से 8-10 किलोमीटर की वॉकिंग करते थे, बट अभी तो वो वॉकेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं एलोपैथिक डॉक्टर ने भी उनको बताया कि आपने बहुत ज्यादा ये कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, जिसके साथ आपके बोन्स पर एक जो उनका बोन मिनरल डेंसिटी जो है वो लॉस हुई है, और इसी के कारण आपके जोड़ों में दर्द है या बोन पेन जो भी है। बट मुझे लगता है आयुर्वेद के साथ अगर इसका विचार करेंगे तो कहीं ना कहीं वात का अस्थि धातु के साथ जो आश्रय से संबंध है, और चलना अति चक्रमण ये वात प्रकोपक हेतु है। तो आप 8-10 किलोमीटर किसी को भगा रहे, तो ये क्या वात प्रकोपक नहीं है? फिर जाकर आपके अस्थियों को कमजोर नहीं बना देगा? तो इसीलिए मेरा ये एक अलग टॉपिक है जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी कि हर व्यक्ति, ठीक है, आप लाइक मतलब वहां पे जो भी व्याधि है उसके हिसाब से भी सोचिएगा, ऐसा नहीं है। बट फिर भी आप बिल्कुल थ्योरी और प्रैक्टिकल में फर्क होता है, इसीलिए तो मैं बता रही हूँ कि प्रैक्टिकली मैं बता रही हूँ कि आपको कैसे प्रैक्टिकल लेवल पर जाकर विचार करना है कि बात को कैसे नहीं करना चाहिए। तो ये इट इज नॉट थेरोटिकल, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में ही मैं बात कर रही हूँ कि ये क्यों हुआ है, ऐसे हादसे आजकल क्यों हो रही है, ओवर एक्सर्शन। तो एक्सर्शन ओवर एक्सर्शन में क्या डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, और इसको कैसे डिमार्क करें? देर इज अ नीड फॉर डिमार्केशन, इसमें डिमार्क पानी करने पिला की के एक देता था। लाइन खींचने की जरूरत है। और जो हम इस कंसेप्ट के साथ, दोष डोमिनेंस के साथ हम लोग खींच सकते हैं। और इसीलिए आपको ये इसके ऊपर मैं पूरा 45 मिनट्स का एक सत्र जिसमें मैं बताऊंगी, पढ़ाऊंगी आपको। वहां पे अगर कुछ क्वेरीज होंगी तो जरूर मैं उसका पूरा डिफेंड करूंगी, आंसर दूंगी, और आपके पास इसके नोट्स भी आ जाएंगे। अभी ये मैं पूरा आगे आपको पढ़ाऊंगी डिटेल में। अभी जस्ट मैंने एक एग्जांपल के लिए लिया था कि वायु कैसा है, वायु के गुणधर्म कैसे है, और वायु को क्या करना चाहिए, किस प्रकार के फॉलोअप्स या किस प्रकार के मूवमेंट्स उसके लिए फायदेमंद है, और किस मूवमेंट के साथ वात प्रकृति व्यक्ति में बदलाव होगा, वात प्रकृति व्यक्ति में वात बढ़ेगा, और किस प्रकार से उसको इस अनावश्यक और
इलीगल मानिए या जो मतलब गैर एक्सरसाइजेस है, मिस एक्सरसाइजेस है, उसके कारण उसके शरीर में वात का प्रकोप हो सकता है. सो दीज ऑल आर एक्सरसाइजेस फॉर वाता टाइप. आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट सेशन अकॉर्डिंगली, लाइक एक एक करके हम लोग इसको पढ़ेंगे. इस प्रकार के कुछ आसनास है, इसके ऊपर मैंने सर्वे स्टडीज भी किया, ऐसा नहीं है, मैं रिसर्च करके ही आपको पढ़ाऊंगी, मैं वेगली कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगी. नेक्स्ट मेरा पॉइंट इसमें रहेगा वर्क लाइफ एंड दोषा. आप कितना घंटे काम करते हैं सभी लोग बताइए. 8 से 9 घंटे मैडम. ओके. और कोई महिलाएं बहुत ज्यादा काम करती होंगी, बाहर का काम जैसे करती मैम सुबह नॉर्मली अगर 6 बजे से शुरू होता है तो रात के लगभग 10 बजे तक तो रहता ही है. हाँ हाँ, मैडम वो अगर डेली रूटीन देखें तो वो तो सबका होता सबका है. ही ऐसा होता है. I हम्म, start at 5:30 and go to bed at 9:30 to 10. तो उस हिसाब से देखे तो बहुत लंबा हो गया वो. नहीं सर, तो जेंट्स तो सिर्फ अपना ऑफिस संभालते हैं ना, लेडीज को तो अपना किचन अपनी घर गृहस्थी भी संभालनी होती है. लेडीज का हमेशा लोड ज्यादा होता है. जो नहीं वर्किंग है, सर चिढ़ मतलब घर का जाएंगे, काम नहीं ज्ञानेंद्र करती, सर उनकी चिढ़ मेड रहे थे करती, कि दैट वो इज भी तो. डिफरेंट सिनेरियो. नहीं 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 मैडम, कुछ हमारे जैसे भी होते हैं जो पूरी हेल्प करते हैं साथ में. सर वो रेयर परसेंटेज है. यस, रेयर तो नहीं कह सकते, बहुत सारे लोग होते हैं. होते हैं, सर होते हैं, रेयर आजकल के है. इसमें होते हैं. क्योंकि दोनों वर्किंग है तो एक दूसरे की मदद तो करनी होती है, करते भी है. वैशाली जी आप बोलिए. अगर both are doctors and both are working equally, both are equally qualified, तो मेरे ख्याल से तो बराबर का काम करना चाहिए. आज उनके पास पेशेंट है, मेरे पास नहीं है, तो ठीक है, खाना मैं बनवा देता हूँ साथ में. यस, 9 to 5 आई डू वर्क मैम. ओके मैम. तो मैं यहाँ पे वही चाहती थी कि आप अपनी वर्क लाइफ को, हाउ यू कैन इम्प्रूव योर वर्क लाइफ एंड बैलेंस विथ योर दोषा. प्रैक्टिकल प्रिफरिंग टू वर्क विथ, जैसे हम लोग हमारे जीवन का एक तृतीयांश हिस्सा वर्क लाइफ में बिता देते हैं, और हम लोग सभी हमारे फील्ड में लीडर एंड कॉम्पिटिटिव नेचर वाले, बट इसमें भी लाइक हमारे कलीग्स होते हैं, हमारे आजू बाजू के लोग होते हैं. आपके क्लिनिक से तो आपके दूसरे क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स जो है, उनका बढ़ता, उनका ऑर्गेनाइजेशन, उनकी प्लानिंग, किसी का अस्पताल बहुत ज्यादा चलता है, किसी की ओपीडी में कम पेशेंट्स आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्या आपके वर्क पैटर्न को भी ये करता है, बताता है. और कभी कभी कोई बहुत ही अलग अलग इनोवेशंस के साथ अपनी प्रैक्टिस या अपने जॉब में आगे बढ़ता रहता है, फिर छोटे से पद से लेकर वो एकदम ऑफिस का बॉस बन जाते हैं. हम लोग बोलते अरे नहीं ये बहुत होशियार है, एम्बिशियस है, और बहुत अच्छे से प्लानिंग करता है, बहुत कॉम्पिटिटिव भी है, हार्ड वर्किंग है, वगैरह वगैरह वगैरह. तो ये आपका जो भी वर्क लाइफ है, इज इट रिलेटेड टू योर दोषा? क्या आप इसको मानते हैं? हाँ मैडम, अगर अपने दोस्त के हिसाब से अगर उसको अपने इंटरेस्ट वाली जॉब नहीं मिलती तो उसका इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा. ओके. इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो काम ठीक से नहीं करेगा, ठीक से नहीं करेगा तो ग्रो नहीं कर पाएगा. ओके. तो आप क्या सोचते हैं कि वात प्रकृति को कौन से काम करना चाहिए, या पित्त को कैसे, ऐसे कुछ प्रोफेशन है, या अगर आप जैसे अभी हम लोग अलग अलग प्रकृति के हैं, हम सभी डॉक्टर्स है, तो हम लोगों को कैसे इसमें बदलाव लाने की जरूरत है, या इसका कुछ परिणाम होगा भी या नहीं, ऐसे ही पढ़ाएंगे पढ़ेंगे? व्हाट यू थिंक वैशाली? बिल्कुल. बिल्कुल होगा. यस, बोलिए सर, बोलिए. हाँ बिल्कुल फर्क पड़ेगा अगर हम लोगों को शुरू से बताएंगे. जैसे वात प्रकृति का है उसको जहाँ ज्यादा बोलना पड़ता है हम्म और मूवमेंट ज्यादा है, हम्म ऐसे ही वो जो जॉब्स हैं वो वात प्रकृति वालों को करनी चाहिए. और पित्त प्रकृति वाले तो जो भी हार्ड वर्किंग जॉब्स हैं, जैसे इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेरे ख्याल से वो उनके लिए है. मैनेजमेंट हो सकता है पित्त प्रकृति अच्छा. वालों के लिए. ओके. कफ वालों के लिए मैनेजमेंट ज्यादा हो सकता है. हम्म ओके. और किसी का? पब्लिक है वो पित्त प्रकृति वालों के लिए ठीक रहेगा. हम्म और अगर ये इन जॉब्स में जाएंगे तो इनका इंटरेस्ट बनेगा, दे विल बी मोर ईगर टू वर्क. सर वी ऑफन सी दैट कि मेनी पीपल चेंजेस द जॉब, है ना?
कुछ बहुत सा बार ऐसे देखा जाता है कि बहुत लोग जॉब चेंज करते हैं, कुछ मन नहीं लग रहा है, कुछ अच्छे से नहीं चल रहा है, ये करके देखा वो करके देखा। कुछ लोग होता है कि मैंने देखा कि वो बार बार बिजनेस चेंज करते हैं, उनको सक्सेस मिलता ही नहीं है। तो क्या इज इट रिलेटेड टू दोस्त डोमिनेंस? और कुछ लोग होते हैं कि नहीं भाई, एक बार उन्होंने कुछ बिजनेस डाल दिया तो उसमें वो उन्नति करते रहते, प्रोग्रेस करते रहते हैं। तो ये भी क्या, आई नो दैट कि देयर आर वेरियस फैक्टर्स, फैमिली सपोर्ट, इकोनॉमिकल कंडीशन और बहुत सारी बात है। इन बहुत सारी बातों के साथ साथ क्या दोष भी कुछ एक इसमें अपना योगदान करेंगे क्या, यस या हम कैसे विचार करें? मैडम वात प्रकृति का होगा तो वो बार बार बदलेगा ना। ओके, मन चंचल है उसका, अच्छा एक जगह स्थिर नहीं रहेगा। एक जॉब देखेगा, उसमें करने लगेगा तो उसको दूसरी में ज्यादा इंटरेस्ट उसको लगेगा वो मेरे साथ क्या, वाला ज्यादा ग्रो कर रहा है, मैं भी अच्छा जॉब चेंज बिल्कुल बिल्कुल, चला यस जाता हूँ, तो वो कभी ग्रो करेगा ही नहीं। यस सर बिल्कुल। और कोई विचार, वैशाली संपदा जी, और कोई विचार हो तो बताइए, इसको भी मैं आपको अच्छे से एक सत्र में पढ़ाऊंगी कि कैसे हम लोग इसको विचार। देखिए ये भले ही आपको ऐसे लगता होगा बट इसको अभी जैसे आपने जो भी कुछ सीखा है, आपने कोई क्लास किया है जिसको सीखा है, आप इसको कितने लेवल तक जाकर प्रैक्टिकल पर काम करते हैं वो तो आपके साथ ही है। आप इसको प्रैक्टिकल अप्लाई करने का काम तो आपको ही करना है ना। जैसे मैं अप्लीकेबल करवाती हूँ करती हूँ, वैसे भी आप करते रहेंगे तो आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। फिर ऐसे ही पढ़ेंगे तो ऐसे लगेगा कि ये तो थियोरटिकल, बट इसीलिए मैं इसको पढ़ा रही हूँ कि आप इसको प्रैक्टिकल लेवल पर जाकर विचार करें। और इसीलिए मैं आपको इसके नोट्स प्रॉपरली दूंगी, पीडीएफ नोट्स भेजूंगी ग्रुप पर, जिन्होंने भी रजिस्टर किया उन सभी वैद्यों को। और फिर आप इसको बाद में भी पढ़ सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। और निश्चित रूप से आपको अपनी पर्सनालिटी में आप जिसको भी इंप्रूव करवाना चाहते हैं उन सभी में भी आपको जरूर फर्क मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। एक सेशन हम लोग एस्ट्रोलॉजी और दोष प्रकृति पर भी पढ़ेंगे। इसमें जितना मेरा ये है उसमें मैं इतना आपको बता दूंगी किस प्रकार से दोष ये एस्ट्रोलॉजी से प्रभावित होते हैं। और मेरा एक खास लेक्चर रहेगा प्रकृति एंड वुमन और मैरिड लाइफ को लेकर, जिसमें मैं किस प्रकार से ये सारी जो बातें हैं, किस प्रकार से हमारी दोष और प्रकृति कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, वो भी मैं इसमें आपको पढ़ाऊंगी। बहुत ही ये भी इंटरेस्टिंग टाइप का ये होगा। मेरा बहुत एक्सक्लूसिव टॉपिक रहेगा कलर एंड प्रकृति। बहुत इसमें मैंने अलग से विचार किया है और मैंने खुद से भी इसको अप्लाई करवाया है। तो ये हम इस प्रकार से आज हमने इंट्रोडक्शन के रूप में मैंने बताया किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। और कल से फिर हम लोग एक एक करके, मैं आपको अभी ग्रुप में शेयर कर देती हूँ प्रकृति का प्रोफार्मा। मेरा विचार है कि अगर आप लोग सभी प्रकृति परीक्षण कर कर ही आते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, फिर हम लोग आगे सारे कंसेप्ट को अलग अलग पढ़ेंगे। क्योंकि प्रकृति अगर आप चाहते हैं तो मैं एक दिन प्रकृति परीक्षण भी पढ़ा सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। आप बताइए मुझे। एक बात मेरे को पूछनी थी मैडम, जैसे हम लोग क्लिनिक पे होते हैं और हम लोग प्रकृति का अगर ध्यान करना चाहें तो इज इट पॉसिबल कि हम हर पेशेंट की प्रकृति देख पाए? पॉसिबल नहीं है क्योंकि कई नहीं है बार तो ना, तो एकदम। मैं आपको शॉर्ट तरीका भी बताने वाली हूँ ना। केवल फेस रीडिंग से कुछ 2 3 4 5 पॉइंट में बताऊंगी आपको, 5 पॉइंट्स बताऊंगी जिसके साथ ही आप प्रकृति परीक्षण करेंगे तो 90% तो करेक्ट आएगा ही आएगा। मैं आपको टेक्निकल वो बता दूंगी उसमें। और मैं आपको शेयर भी करवा देती हूँ, अभी प्रोफार्मा शेयर कर देती हूँ। आप ट्राई करिएगा अपनी खुद की प्रकृति परीक्षण करने का। और फिर आप एक दूसरे का भी कर सकते हैं सत्र में, जैसे मैं हमेशा करवाती हूँ एक दूसरे की प्रकृति का परीक्षण, वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है ठीक है मैडम। मैडम ये साथ में नाड़ी भी करवाएंगे आप? सर, 5 दिन हम लोग प्रकृति परीक्षण पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट 5 डेज नाड़ी परीक्षण, ऐसे। ठीक है मैडम। तो मतलब दोनों को इक्वल ये मिलेगा। बोलिए मैम, आवाज आवाज क्लियर नहीं है, बोलिए बोलिए। संपदा जी आवाज नहीं आ रही ठीक से। हेलो। हाँ हाँ हेलो मैडम, बोलिए। बारिश हो रही है। मेरा एक हाँ ठीक क्वेश्चन है। था। हाँ हाँ आ, बहुत से पेशेंट के लिए जैसे पित्त प्रकृति के दिखते हैं लेकिन उनके
डीप हिस्ट्री लिया जाए तो वो अलग ही लगते हैं। इसका बार बार कंफ्यूजन होता है। हाँ हम्म, हाँ मैम, ऐसे होता है। जैसे मैंने बताया ना कि एक्चुअली कहीं पर भी आप किसी भी वैद्य से पढ़िए, कोई भी रिसर्चर से पूछिए, वहां पे ऐसे बोला गया है ना कि दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न परीक्षा से ही प्रकृति परीक्षण करना है। सो आई ऑलवेज से दैट कि प्रकृति परीक्षण के लिए शॉर्ट टर्म या शॉर्ट ये नहीं होना चाहिए, उसको आप लॉन्ग टर्म में ही करेंगे तो ही ज्यादा बेहतर। आपको पता है, एक दिल्ली की वैद्या है, नाम नहीं बताऊंगी मैं, वो प्रकृति परीक्षण के, केवल प्रकृति परीक्षण के 10,000 चार्जेस ले, केवल प्रकृति परीक्षा विथ अपॉइंटमेंट। इतना मतलब उन्होंने, आई डोंट नो, मुझे भी मतलब क्यूरियोसिटी है कि वो मतलब क्या करती है। तो निश्चित रूप से इतना टाइम एंड हर एक पॉइंट को वो अच्छे से परीक्षण करके ही बताती है। तो हम लोग कभी मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि इसको इतना इंपॉर्टेंस है, बट स्टिल देयर इज ए इम्पोर्टेंस। मैं इसकी एक टेक्नोलॉजी भी बताती हूँ। देयर आर मेनी एप्लीकेशंस इन द मार्केट फॉर प्रकृति एनालिसिस, बट कोई भी एक्सेप्टेड नहीं है, बिकॉज हर एक टेक्नोलॉजी का कुछ ड्रॉबैक होता ही है। जैसे आपके रिपोर्ट्स में भी लिखा होता है ना, यू डू रिक्वायर टू कोरिलेट विद द क्लिनिकल सिम्टम्स, आपके हर ईओजी के रिपोर्ट में होता है, हर एमआरआई के रिपोर्ट में होता है। तो वैसे भी हमारे पास कितनी नाड़ी तरंगिणी आ जाए, कोई भी सॉफ्टवेयर प्रकृति का, आयु हो, सीसीआरएस का हो, किसी का भी हो, बट उसमें कोई ना कोई तो मुझे लगता है कि दर्शन, स्पर्शन और परीक्षण खुद से जितना आप डिटेल में करेंगे उतना आपको करेक्टली प्रकृति का परीक्षण होगा। और इसीलिए आप मैंने बताया ना, 5 पॉइंट्स में अगर आप करेंगे तो 90% उसमें एक्यूरेसी होगी, 10% तो कुछ एक्यूरेसी नहीं होगी। तो प्रकृति परीक्षण ये टाइम बाउंडिंग है, टाइम उतना आप डिटेल में करेंगे तो ही अच्छे से होगा, ये मेरा मानना है। अभी हम लोग इतना कर नहीं पाते, ये तो ठीक ही है, प्रैक्टिकल लेवल पर पॉसिबल भी नहीं है हर पेशेंट की, बट हम लोग थोड़ा सा अंदाजा तो कर सकते हैं, या जैसे मैंने कुछ इसमें एप्लीकेशन डेवलप किया है, कुछ ना कुछ सहारा लेकर हम लोग करवा ही सकते हैं। या फिर आप जैसे ओपीडी में पेशेंट बैठा है और आपके अंदर पेशेंट दूसरा है, बाहर वेटिंग में पेशेंट की ये लाइन है, तो तब तक आप प्रकृति परीक्षण करवा लीजिएगा। ये भी तो तरीका हो सकता है। देयर आर वेज, ऐसा नहीं कि वे नहीं है, वेज है, बस हमें उसको ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो इसी के साथ आज के सत्र में हम लोग यहाँ